चौधरी छोटूराम को अपना आदर्श मान के, आराध्य मान के कोशिश की कि उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। ऑल इंडिया जाट महासभा 1907 में बनी थी। चौधरी छोटूराम इसकी युवा इकाई के अध्यक्ष थे, सबसे पहले अध्यक्ष थे। उनके युवा अध्यक्ष बनने से लेकर उनकी मृत्यु तक ये उनकी छत्र छाया में चली। उन्होंने इसके 4 उद्देश्य तय किए थे। जाट महासभा समाज की सामाजिक कुरीतियों के लिए कार्य करेगी। जाट महासभा समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। जाट महासभा समाज के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। और वो गुलामी का दौर था। एक चौथा विषय था कि जाट महासभा समय समय बिरादरी के राजनीतिक मुद्दों का ध्यान रखेगी। इसमें ना हमने कुछ जोड़ा ना घटाया। आज भी जाट महासभा उन्हीं 4 मुद्दों को लेकर काम करती है। 47 के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदला। गुलामी के राज में जो चौथा एजेंडा था, चौधरी छोटूराम ने उस पर काम किया था। यूनियनिस्ट पार्टी बना के सबको बता के पंजाब में एक छत्र राज किया था, जब कर्पूर देता है। नौजवान तो शायद नहीं जानते, लेकिन ये बुजुर्ग अभी कुछ हैं उस पीढ़ी के जिनको पता जो क्रांति उस समय आई थी। मृत्यु भोज बंद किए गए थे, बरातों पे और देश पे प्रतिबंध लगाए गए थे, नशाखोरी के खिलाफ काम किया गया था। समाज में शिक्षा के लिए कि जाट स्कूल, सोनीपत, जींद, कैथल, हिसार संस्थाएं बनी थी। ये सब इस जाट महासभा के मंच के माध्यम से जो जागरूकता समाज में फैलाने का काम किया था, एक चेतना समाज में उस टाइम आई थी। जिस समय दूसरे विश्व युद्ध में जो छोटूराम लोगों को भर्ती करा रहे थे फौज में, तो एक दल विशेष के लोग, पहले ये बीजेपी नाम की चिड़िया नहीं थी। जाट महासभा 1907 में बनी और आरएसएस 1925 में बनी। हमारी संस्था इस आरएसएस से पुरानी। ये चौधरी साहब ने भर्ती कराने शुरू किए तो लोगों ने, उस दल विशेष के लोगों ने आरोप लगाया कि ये तो अंग्रेजों से मिल गए। वो कहने लगा मुझे पता मेरी कौम का लाभ किसमें। भर्ती होने से नौकरी मिलेगी, मेरी कौम में पैसा आएगा, आर्थिक उन्नति होगी, हमारे लोग दुनिया को देखेंगे, उनकी सोच बदलेगी, वो शिक्षित होंगे, उनके बच्चे शिक्षित होंगे और आगे पीढ़ियां बदलेंगी। आपने देखा होगा क्रांति आई थी। हम बहुत छोटे किसान हैं, हरियाणा में हमसे बड़े किसान बहुत हैं देश में, लेकिन वो नौकरी की राह दिखा के फौज की एक घर से 4-4, 5-5 बच्चे फौज में जाने लगे। संपन्नता आई, शिक्षा आई। जिनको चौधरी छोटूराम ने सिपाही भर्ती कराया था, उनके बच्चे बाद में उनकी दूसरी और तीसरी पौड़ी जनरल तक पहुंची। एक लाइन बनाई थी, वो विजन था, उनका सोच था कि हम किस तरह से अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, उन्नति की राह पे ले जा सकते। सोशल इवेंट्स पे जो काम पिछली सदी में जाट महासभा की शुरुआत में हुआ, उसके बाद उतना काम नहीं हो पाया। उसके कारण है, उन पे भी चर्चा करेंगे। शिक्षा में जो उन्नति तब हुई, जो स्कूल उस दौर में बने थे, उसके बाद एक ईंट लगाई दी गई, ईंटें पाड़ने का काम करने लगे हम। चुनाव में दुनिया भर का पैसा लगाते संस्था पे कब्जा कर लेना, संस्था को छोड़ना नहीं। मतलब हमने उस राह को आगे बढ़ाने की बजाय उसको रोकने की
रोकना तो अलग रहा, पीछे खींचना शुरू कर दिया, ये समाज में गिरावट आई। मैं सोशल इवल्स की बात कर लूं, आज हमारा समाज है कहां? चौधरी छोटूराम ने जब बीए का अपना फॉर्म भर रहे थे और धर्म के नाम का जब कॉलम आया तो उन्होंने लिखा वैदिक धर्म। हमारे आदर्श छोटूराम वो वैदिक धर्म लिखा उन्होंने अपने फॉर्म में। भाई ये कौन बात सुन, वैदिक धर्म लिखा उन्होंने। आज कहां है हम? चिंतन हुआ, एक संगठन ने चिंतन किया कि हरियाणा कानून कैसे किया जाए, क्योंकि आप 100 साल से किसी के काबू में आ नहीं रहे थे। आपने जो छोटूराम को लेके एक अलग दल बनाया, उसके माध्यम से यहाँ की राजनीति चली। जो चरण सिंह की राह पे चल के एक अपनी लाइन बनाई, जिसकी बागडोर बाद में चौधरी देवलाल के हाथ में आई। इनके पंजे नहीं टिक रहे थे, इन्होंने देखा कि इनको काबू कैसे किया जाए। हमको काबू करने के लिए हमारे नौजवान को पकड़ा गया। बहुत ही एक षड्यंत्र के तहत, बहुत कॉन्स्पिरेसी के साथ हमारे नौजवानों को कावड़ पे लगा दिया गया और कह दी कावड़ भी जोड़े में लेनी पड़ेगी, एक लेने से बात पड़ेगी नहीं। उनको यह था कि एक में कच्चा रह जाएगा मामला। जो 250 किलोमीटर जाएगा आएगा, 500 किलोमीटर का सफर करेगा, 2 धक्के खागा, वो तुम्हारा पक्का वोट होगा। एक वोटर तैयार करने के लिए पिछले 30 साल से एक्सरसाइज की उस दल ने, और आज उसके नतीजे आपके सामने। जिस पार्टी के नाम से इस तरह आप बिलखते थे जैसे सरदार तंबाकू से बिलखता है, आज उस पार्टी का झंडा ठाए हमारा नौजवान जो है वो घूम रहा। जो काम हम नहीं करते थे, जिस कर्म कांड का हमारे बुजुर्गों ने विरोध किया, 2600 साल पहले जाट ने बौद्ध धर्म को अपनाया, 7वीं शताब्दी में फिर षड्यंत्र करके जाटों को दोबारा से उस कौम पर पाखंड की तरफ खींचने का प्रयास किया गया। 7वीं शताब्दी में ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जाटों ने इस्लाम को अपना लिया, क्योंकि जाट का कोप और पाखंड से मेल नहीं था। जिसने निराकार को बताया उसकी तरफ जाट चला गया। हमारी पॉपुलेशन है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो रशिया के टूटे हुए मुल्क हैं, इसमें जाट कबीले हैं सारे। हम काम कर रहे हैं वहां पे भी। अफगानिस्तान में तो बहुत बात तक हमारा राज था। राजा जयपाल को जब षड्यंत्र से मार दिया गया, ताइफ ने वहां षड्यंत्र किया और ताइफ ने ये कर दिया कि जाट नंगे पैर चलेगा, कुत्ता साथ रखेगा, घोड़े पे नहीं बैठेगा, चांदार रूप का उसने कर दिया, सारा बनाया। और जाट इतना फ्रस्ट्रेटेड था उसके बाद अफगानिस्तान में, जैसे ही इस्लाम आया पूरे जाट ने इस्लाम की तरफ कदम बढ़ा दिया। गुरु नानक आया तो जाटों ने जो ऊपर का पश्चिम का पंजाब, उसने गुरु नानक को मारना शुरू कर दिया। और 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद आए तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसने आर्य समाज को मारना शुरू
संतान प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा, मैं जब आया और मैंने हरिद्वार में अपनी जो पताका फहराई पाखंडी के खिलाफ, जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने देखा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में एक जाति ऐसी बस्ती है जो मैं कहना चाहता था वो उनके आचरण में सभी जातियां अगर उनके जाट जी जैसे हो जाए तो इस पृथ्वी से पाखंड का लोप हो जाए, ऐसा स्वामी दयानंद ने सरकार का लिखा। आज हमारा नौजवान का उसके पीछे हम भी कारक है। वो जो एक कड़ी थी जिसमें एक अच्छा जाट तैयार होता था, वो जो एक तरीका था वो खत्म हो गया। संयुक्त परिवार थे, बच्चे को पहले बुआ और दादी एक अच्छा जाट बनाती थी, घर में उसको कहानियां सुनाती थी, सोने से पहले चलन था। बच्चा जब तक कहानी नहीं सुन देता था सोता नहीं था, और वो कहानी इस तरह की होती थी, शिक्षाप्रद होती थी कि उससे बच्चे के दिमाग में एक अच्छे जाट के गुण का समावेश होता था। और वो जब छोटे से बड़ा होता था तो दादा की संगत में आ जाता था, बैठक बैठती थी, वहां भी श्लोक बैठते थे, चर्चाएं होती थी, किससे कहानियां बताए जाते थे, क्योंकि हमारी जो नॉलेज थी वो ओरल नॉलेज थी। एक दूसरे को हम कम्युनिकेट करते थे जवानी, और वो अगली पीढ़ी उसको ग्रहण करती थी, यह हमारा तरीका था। उससे एक अच्छा जाटकार होता था। अब पिछले 50 साल से क्या हुआ, वो आर्य समाजी जो प्रचारक आते थे वो बंद हो गए, क्योंकि टेलीविजन आ गया। कोई आपके गांव में ढोलक बजाए जाए तो 2 आदमी भी चौक में जाके सुनते नहीं उसे। उस टेलीविजन ने उनका वो प्रचार बंद करा दिया, और टेलीविजन में बच्चे वो नाटक उनके छोटे बच्चों के आते हैं, टॉमी मोम या कुछ आता, बड़े बड़े फैशन शो देखते हैं, वीरवानी देव जो नाटक आते हैं, एकता कपूर के, उनको देखते हैं जिनका ना सिर होता ना पैर होता। किसी को फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को बाद में बता देना, बाद में बता। तो वो टेलीविजन पे चला रहा। टेलीविजन भी अब पिछले 6-7 साल से निकल गया, तो मोबाइल आ गया। बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल में कुछ लगा के मूवी उसके हाथ में दे देती है। जो प्योर टेलीविजन से फोन से तैयार हो रही है, उसमें जाट कहां से ढूंढे? उसको जाट बनाएगा कौन? हम बैठ ही नहीं रहे, आपस में परिवार बैठ नहीं रहा। बच्चे जो हैं, घर के 7 मेंबर हैं, 7 के पास फोन है, 7 फोन लेके बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। फिर हम कह रहे हैं नाश हो गया। संस्कार नहीं, संस्कार तो हमारे सामने घरों में खत्म हो रहे। सबके पास फोन, सबने अपने फोन पे लगा रखा, बहुत घरों में ऐसा चलन हो गया। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, और जाट महासभा इस पे काम करती, चिंतन करने की आवश्यकता। हम आपके बीच में आए, खाली ऐसा नहीं है हमारा कोई एजेंडा, हमारा टोटल एजेंडे पे हम काम करते हैं। इस पे गौर करो। नहीं घर में कर सकते, गांव में एक दिन तो कम से कम ऐसा कोई आयोजन कर लो जहां बच्चों को बुलाओ, क्योंकि तो बच्चा 7 साल तक 80% ज्ञान प्राप्त कर लेता। जो शिक्षा का ज्ञान है वो केवल 20-30% होता, जो बाद में स्कूल के माध्यम से लेता। 7 साल तक तो उसकी माँ, उसका परिवार जो उसको देता वो सीखता। वहां हमने ध्यान दिया नहीं, वो वर्ण संकर बना के हमने छोड़ दिया इस फोन और टेलीविजन के माध्यम से। और फिर हम कहते हैं भाई संस्कारहीन बच्चे। हमको चिंतन करना पड़ेगा जाट साहब। वैसे तो सब समाजों की बीमारी है, लेकिन अपना घर ठीक करना होता। हम अपने घर में ये बात करते हैं, कन्वीनियंट होता अपने घर में काम करना। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे हैं, और आप मुझे सुन रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं मुझ में अपनापन लग रहा। कोई दूसरे समाज में इस तरह से ना सुनता है ना कहीं जाता। बहुत ही बुरी पोजीशन पे है समाज।
बहुत ही मतलब सटीक उस पर चलता। हम आज इतने पाखंड में पड़ गए, हर चीज शादियों में हम जन्म कुंडली दिलाने लगे। जन्मपत्री आपकी किसी की थी जन्मपत्री? बच्चों की जन्मपत्रियां शादी के टाइम में बोला जन्मपत्री मिलवा लें। 6 महीने में 60% शादियां टूट रही है, समान वापस हो रहे हैं। कहीं लड़की का कहीं लड़के का 60%। आज से 50 साल पहले जब जन्मपत्री का चलन नहीं था, कोई शादी रेयर टूट गई गांव में। मतलब बाई चांस कोई गलती से एक आध किस्सा किसी गांव में मिल जाए ना, तो ऐसे भी गांव थे जिनमें एक भी घटना होती नहीं थी। और आज 60% समान वापस आ रहे हैं जिनकी जन्मपत्री मिल रही है। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? जाट तो बड़ा सीधा चलता था, बड़ा साफ और सटीक कर्मयोगी जाट। मैंने एक जगह ये बात वहां जयपुर में कह दी। एक सभा थी और उस सभा में करीब 3 लाख लोग थे समाज के, अभी 6 महीने पहले। मैंने कहा भाई जाट का राम तो उसके साथ रहता, उठते ही वो जो भी सामने दिखे राम राम भाई। वो बैल खोलता है घुटने से तो राम का नाम लेता है, हड़ में जोड़ता है तो राम का नाम लेता है, काटी के जोड़ के पड़जारे बैठता तो राम का नाम लेता था। प्यार की भट्टी खुदे थी तो लोग बोला करो कोई राम का नाम लेके शुरू। कोई भी कार्य शुरू करता था उसको राम के नाम से शुरू करता था नहीं ऐसा, राम के नाम से। मैंने यही बात वहां कह दी, कोई राम ने तो हम साथ लेके चलते थे, हमारा राम साथ रहता था। हमारा मंदिर जो है वो हमारा खेत है, हमारी गंगा हमारा ट्यूबवेल है, हम तो वहीं रखते हैं अपना साथ। ना तो हमको कहीं गंगा में जाने की जरूरत है और ना कहीं हमको मंदिर में जाने की जरूरत है, ना हमारे बुजुर्ग जाते थे। हमारे यहाँ तो भेड़े की पूजा होती थी, अब तो थे ही नहीं इस पाखंड में। लेकिन आज गांव में एक नहीं कई मंदिर बने हुए, कंपटीशन में नौजवान बच्चे लगे रहते हैं। हरियाणा में तो मैंने कई जगह देखा, सड़क पे जा रहे हैं लोग, सड़क पे ही लोग गाड़ियों को हाथ दे रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, मंदिर की पर्ची काट रहे हैं। तो कोई क्या करेगा, क्या मिलेगा? इसमें एक आदमी बैठ जाएगा जो तेरी चाची को, ताई को, माँ को, दादी को ठगेगा वहां बैठ के, और क्या होगा इसमें? हम तो कर्म योगी हैं, हमारा तो राम कर्म के साथ है। हम किसी को दुख नहीं देते, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते, मेहनत से खाते हैं, दूसरे की रक्षा करते। पड़ोस में कोई भूखा है, जब तक उसके घर में खाना नहीं पहुंचाते अपना नहीं खाते। किसी के घर में दूध नहीं है, हमारा भैंस है, कह देते भाई मेरी क्या हो तक मारे तो ले जा। मतलब हम तो इस तरह की कौम रही है जिसमें कभी वो रहा ही नहीं, जाति देखते नहीं, न्याय के साथ खड़े होते हैं। अगर अपना बच्चा भी गलती करे तो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत अगर कोई रखता है तो वो जाट रखता, अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है एक गैर जात के आदमी के पक्ष में। हम अपने मूल को, अपनी जड़ों को, अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं पहचानेंगे तो कहां से जाट बनेंगे? थोड़े दिन में बदल जाएगा। मेरा गांव दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, भाषा बदल गई उन बच्चों की और फिजिक्स भी बदल गई, चश्मे लग जाते हैं। पढ़ाई का जोर है, 40% बच्चों को चश्मे लग जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, भाषा उनकी रही नहीं। हम तो दिल्ली में इसलिए जिंदे हैं कि दिल्ली में कोई हरिजन भाई भी अगर हमारी भाषा बोलता है, खड़ी बोली बोलता है, तो दिल्ली वाले पीछे हट जाते हैं, बोला जाट के कोई दूर हो। इसलिए दिल्ली में दुकान जमी हुई है। हमने वो अपने बच्चों की भाषा छुड़वा रहे हैं, फिजिकल को कमजोर हो रहे हैं, तो सड़क पर पिटाई छोड़ दी। मैंने कहा जो थे वो रहोगे नहीं, और जो पढ़ना चाह रहे हो वो पढ़ोगे नहीं, क्या होगा तुम्हारा? हमको अपने बच्चों को अपना संस्कार देना, कर्म करना, जाट निकाल कर वो नौजवान मैं बधाई दूंगा भाई मौत धड़कर को, इनके प्रयास से आज कुछ नौजवान की ना तो नौजवान आता नहीं, हम लड़ाई उनकी लड़ते। एक महिला नहीं, एक महिला नहीं,
बच्चे को बचपन में महिला उसकी मास्टर है, पहली जो टीचर है वो महिला, लेकिन हमको आदत पड़ गई, हम सौ गए तो घरा जाके गिरवाने का काम तो रोटियां का है, 14 का हम पंचायत में हम देख लें कि समय बदल गया, संख्या भी नहीं जाती है, 50% ताकत को भर रखते हैं। हम गुलाम क्यों हुए? हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों हुए? गुलाम क्यों हुए हम? टोटल जनसंख्या के 85% जातियों को हमने कह दिया कि लड़ना तुम्हारा काम नहीं। 15% को वो थोड़े थोड़े आए और वो 15% भी बटे हुए थे। बाबर ने चिट्ठी लिखी, राणा सांगा ने चिट्ठी लिखी, बाबर को बुलाया, इब्राहिम लोधी को हरा ले, राज बांट लेंगे आधा आधा। 16,000 आदमी लेके आया बाबर, 1.25 लाख की फौज इब्राहिम लोधी की। राणा सांगा इंतजार कर रहा था कि राज मिलेगा था। लोधी को हरा के उसने बाबर का इलाज करा, बाबर की किल हो। मतलब जो 15% लड़ने वाले थे वो भी आपस में एक दूसरे की टांग खींचते थे। आज कहते हैं धर्म तो तुमने छोड़ा ही नहीं भाई। धर्म का तो एक नेक्सस था। मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक कल्चर है, संस्कृति है। जो सिंधु थे, जो सिंधु घाटी में रहते थे वो सिंधु कहलाते थे, और सिंधु का अपभ्रंश सिंधु है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। और मैं सनातन धर्म को नहीं मानता, क्योंकि सनातन में जातिवाद, मैं चौधरी छोटूराम का अनुयायी हूं, मैं वैदिक धर्म को मानता हूं। चौर साहब ने हमको ना दिखा दी, चौर साहब ने रास्ता बता गए, वो हमने नहीं समझाई, हमारी चूक। हम नाम लेते हैं उनका स्वभाव में, बहुत बात करते हैं, माला पे फोटो भी चढ़ाते हैं। उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया था? क्यों उन्होंने वैदिक धर्म लिखा था? कोई उस पर चिंतन करता ही नहीं, बहस करते हैं। मिट जाओगे, मिटेगा समाज, इस पे काम करने की आवश्यकता। मैं निवेदन करने आया हूं आपसे। मेरा कोई, हमारा साथियों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में हमको अपने समाज को, हम जो प्रयास होता है करते हैं। बच्चों को कैरियर काउंसलिंग हमने अलग अलग वो बनाए हुए, जो बच्चे अच्छे हैं IAS के, BCS के, हम कोचिंग कराते हैं। कोचिंग के माध्यम से कोशिश करते हैं कि बच्चा निकले। छोटे बड़े सदन की कैरियर काउंसलिंग करते हैं। हमने इस पे, राजस्थान आज ज्यादा जागरूक हुआ, राजस्थान में बहुत काम किया इस पे। हमारे हरियाणा में थोड़ी दिक्कत है। मैं देवदास जी के साथ, मैं चौचरण सिंह जी के साथ मुझे काम करने का, बचपन में जब मैंने शुरू किया तो चौचरण सिंह के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ के सीखा। देवलाल जी उनके साथ थे, साथ ही रहते थे। तो चौर साहब कहते थे भाई राजनीति करोगे, इतने जा रहे थे हम, और तैयारी हो रही थी 15 अगस्त की। 15 अगस्त 1979 में चौर साहब ने झंडा फहराया था लाल किले पे। उसकी तैयारी हो रही थी और दिल्ली के गांवों में चौर देवलाल जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाल किला पहुंचो। हम भी साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे, गाड़ी बैठ के खाना खा रहे, देख रहे थे। बात हुई, बोले भाई नौजवान हो, तुम शौक भी है जो सुबह से घूम रहे हो, राजनीति करोगे? अपने वालों की राजनीति करने का एक सीधा सा फार्मूला है। इनको समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। अगर समझाने का प्रयास किया तो पागल कर देंगे, समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको बहका लो, बहुत जल्दी का हुआ है। नहीं, झज्जर में 1999 में हमने पहली मीटिंग की थी आरक्षण के लिए। चौधरी दारा सिंह आए थे, कोई वो तो आप में से मुझे नहीं पता, बहुत कम लोग इकट्ठे हुए थे। मीटिंग
इसलिए की थी, जब हम राजस्थान में आंदोलन चला रहे थे तो ओम प्रकाश चौटाला जी नीम के थाने में हमारी मीटिंग में आए थे और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा अगले दिन हरियाणा में मैं आरक्षण दूंगा। कुदरत का ऐसा संयोग बना कि बंशीलाल जी की सरकार गिर गई और ओम प्रकाश जी बन गए। हमने कहा कि ओम प्रकाश जी वादा करके आए थे, हो सकता है भूल गए हो, इनको याद दिलाने के लिए हरियाणा में मीटिंग शुरू करते हैं। और पहली मीटिंग के लिए हमने झज्जर को चुना। जब झज्जर मीटिंग की तो चौटाला साहब ने मान साहब उदय सिंह मान जी को एक संदेशा भेजा, कहने लगे चुनाव हो जाने दो, उसके बाद कर दूंगा। उन्होंने या तो आपको भंग करी थी वो सरकार, चुनाव हो गए, दारा सिंह जी ने उनकी मदद की। दारा सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चुनाव हो गए, हमने दारा सिंह जी को कहा कि अब तो निमट गया मामला, जाओ हरियाणा हमारा इनके हाथ में है, एक दिन का काम। वो बदल गए थे। थक के दारा सिंह जी कहने लगे ओम प्रकाश चौटाला आरक्षण देंगे नहीं। ओम प्रकाश चौटाला का बयान अगर आप ऐसे भूलते बहुत जल्दी हो, कोई किसी की याददाश्त ठीक हो तो ओम प्रकाश चौटाला का या अखबार में पढ़वा लो। वो कहने लगे भाई मैं तो आरक्षण, जातीय आरक्षण के हक में नहीं हूं, आर्थिक तौर पे आरक्षण दिया जाए। और फिर उन्होंने एक चालाकी भरा बयान और दिया, जिन जातियों को मिला हुआ वो तो रहे ऐसे ही, और आगे जो भी जाति जोड़ी जाए वो जाति के हिसाब से ना जोड़ी जाए, आर्थिक तौर पे जोड़ी जाए। ये ओम प्रकाश चौटाला का बयान। बुरी लग रही होगी मेरी, क्योंकि आप लोग जो है, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सुनना नहीं चाहते उनके खिलाफ, लेकिन ये वास्तविकता है। ना मैं कोई शब्द घटा रहा हूं, ना बहुत बात बढ़ा रहा हूं। जब 1990 में आरक्षण लागू हुआ, वीपी सिंह ने किसी को न्याय देने के लिए आरक्षण नहीं दिया था। वीपी सिंह इतना भला आदमी था ही नहीं जो किसी का भला कर दे। चौधरी देवीलाल को बर्खास्त कर दिया था। 9 तारीख को चौधरी देवीलाल की 9 नवंबर को दिल्ली में वोट क्लब पे बड़ी मीटिंग होने जा रही थी। दिल्ली में ये कहा गया कि इन जाटों को कैसे रोका जाए। शरद यादव वगैरह ने उसको घेर लिया, बोला जाटों का इलाज एक ही है, ये जो मंडल की रिपोर्ट पड़ी है 10 साल से कबाड़े में, जाटों को छूट के इसको लागू कर दिया जाए। वीपी सिंह को पिछड़े हुआ मसीहा नहीं था, उसने हमारा इलाज करने के लिए उस रिपोर्ट को कबाड़े से निकाल के लागू कर दिया था। और देवीलाल जी भी मंडल का विरोध नहीं कर रहे थे, देवीलाल जी को भी उसका विरोध, उसका इलाज करना था वीपी सिंह का। उन्होंने आपको लगा दिया, बोला फूंक दो डिब्बो। दोनों ही राजनीति कर रहे थे। उस टाइम हमने 117 मेंबर पार्लियामेंट के और मंत्रियों के साइन करा के मेमोरेंडम वीपी सिंह को दिया था। अजीत सिंह के नेतृत्व में हम गए थे, जो समझते थे कि ये आरक्षण आवश्यक है, ये लग गया, इसको हम दूसरों को रोक नहीं सकते, हम इसमें घुसेंगे तो बचेंगे ना, हम पिछड़ जाएंगे। हमने मेमोरेंडम दिया, वीपी सिंह कहने लगे भाई जाट को आग लगा रहा। मैंने कहा आग तो अब जैसा आपने मंडल लगाया, आपने भी मंडल किसी का भला करने के लिए नहीं लगाया, जिसको रोकने के लिए आपने मंडल लगाया वो आपका इलाज करने के लिए इसका विरोध कराया। ना नीयत आपकी साफ है ना उनकी साफ है। खैर काफी देर बात हुई और उसने कहा मेरी सरकार बच गई तो मैं इसको लागू कर दूंगा। उसकी सरकार गिर गई, चंद्रशेखर आ गया, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रही और वो मसला दब के रह गया। अब कई दफे बात होती है, बोले हुकम सिंह ने तो कर दिया था, किया था साइन,
मास्टर कम सिंह जी ने हरियाणा में लागू करने के साइन किए थे, लेकिन वो वैधानिक नहीं था, वो राजनीतिक ऑर्डर था, क्योंकि केंद्र सरकार ने नोटिफाई नहीं किया था इसे। वीपी सिंह ने इसको लागू तो कर दिया था, लेकिन केंद्र का नोटिफिकेशन के बगैर एग्जीक्यूशन में नहीं आ सकता। इसको केंद्र ने नोटिफाई किया 1995 में, जब मास्टर हुकम सिंह जी ने इसके आदेश दिए हरियाणा में। उस टाइम ये नोटिफाइड नहीं था, इसलिए कोर्ट से इसको वापस कर दिया गया। टेक्निकल बात थी, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इस बात को भी इस्तेमाल किया जाता है कि हमने तो लागू कर दिया था। वो भाई निवेदानी की था, लागू करो ना करो, कागज पे ऑर्डर करने से कुछ नहीं होता जब तक कानून का जामा पूरा नहीं पहनाया जाता। तो ये सारी बातें उस आरक्षण में गई। बाद में 1998 में हमने इसको शुरू किया। ये राजस्थान में मिला, राजस्थान के बाद दिल्ली में मिला, यूपी में मिला, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, बिहार में है, आंध्रा में, हरियाणा और ये पंजाब और चेड़, 3 राज्यों में नहीं। हम इसका प्रयास कर रहे थे, तो बीच में हमारे कुछ साथी, उन्होंने एक अलग झंडा, हमसे अलग होकर अलग झंडा उठा लिया। पूरी ट्रेनिंग थी नहीं, जानकारी थी नहीं, और हरियाणा में जो हुआ वो आपको पता है, मैं उसको दोहराऊं नहीं। कमांडेंट को हमने बनाया था और इंडिया जाट महासभा का आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष यहाँ का, और यशपाल को बनाया था यूपी का। यशपाल ने कमांडेंट को, धर्मपाल को होके बोले ये तो पैसे नहीं लेता। मैं हर जगह ये कहता था पैसा मत देना किसी को। ये भाई धनखड़ ने मीटिंग यहाँ की है, ये बाहर करता तो भी हमें क्या दिक्कत थी, ये दली ना बिछाता तो हमें क्या दिक्कत थी। हम तो पंचायत के आदमी हैं, ग्राउंड में मजबूर बोलते थे। तो हमने कहा भाई दिल्ली से यहाँ तक आने का जो हमारा है, उसके लिए हमको पैसा दीजिए, आप मीटिंग कहीं कराओ, कच्चे में, पक्के में, माइक से, बिना माइक के। पैसा मत देना। जिस संस्था में पैसे का खेल शुरू हो जाएगा वो संस्था खत्म हो जाएगी। उस यशपाल ने उनको, कमांडेंट को, धर्मपाल को करा के, क्योंकि मैं 5-7 मीटिंग हम कर चुके थे, जहाँ मीटिंग कर चुके थे लाडवा जाके उन्होंने अच्छी मीटिंग हुई थी लाडवे में, तो लाडवे को भूखा काट के एक लड़के को भरवा दिया, सबसे हिंसक करा दिया। हिंसक आंदोलन कभी कामयाब नहीं होगा। सरकार के पास आपके बेटे, आपके भाई हैं जिनको डंडा और बंदूक है, सरकारी गोली, सरकारी डंडा, कोई दिक्कत नहीं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। सरकार पे दबाव बनाया जाता, और दबाव कभी भी हिंसक आंदोलन से नहीं बनता। आपने देखा होगा, सत्यनारायण जी कह रहे थे किसान आंदोलन में बहुत लोग आते थे, बोला बैठे क्यों, कब तक बैठे रहोगे। मैंने कहा वजन उतने दिन है जितने दिन तक बैठे हैं। जिस दिन खड़े होकर दिल्ली की तरफ चलेंगे, 10 कदम चलते ही गोलियां चलेंगी, 100-200 जवान मरेंगे, और उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। बड़ी हाथ जोड़ के लोगों को मनाते थे कि उठ मत जाना यहां से। सरकार से लड़ा नहीं जा सकता, सरकार के तो दबाव बना के लाठी दी जा सकती। उस नीति की वजह से किसान आंदोलन का कामयाब हुआ। अगर उठ गए होते, हरियाणा के कुछ नेता थे जो बहुत एग्रेसिव थे, कब तक बैठे रहोगे। मैंने कहा और कोई रास्ता है नहीं, बैठे रह के ही जीत सकते हैं। जिस दिन खड़े करेंगे 20-20, 100-200 भाइयों को खो के जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, लोग बसेंगे। और जाट आरक्षण में भी मेरा हमारा हमेशा रहा, हमने कहीं एक पत्थर नहीं चलने दिया जो राज्य में मिला, पता भी नहीं चलने दिया लोगों को। लेकिन वो जो भागे हमसे, जिनका नाम 4 साल ले रहे थे, वो जो भागे हमसे,
उनका उद्देश्य कुछ और था। ना हम सोशल मीडिया में कुछ देते हैं, ना अखबार में देते हैं। हमको तसल्ली होती है हमारा काम हो गया, हमारी बिरादरी का काम हो गया, हमको फोटो छपवाने का कोई चस्का नहीं है। लेकिन वो फोटो मास्टर घुस गए और उन्होंने जो किया वो आपके सामने हमको राजनीतिक तौर पे खत्म कर दिया। ये तो इंतजार में बैठे थे, इनकी तो लाटरी खुल गई, 35 से करा दिया। मैंने कहा एक दिन बड़ी सभा में हजारों लोग थे और वो बैठा था अमित शाह, पिछले उसकी 14 से 19 के बीच की बात है। मैंने कहा दिल्ली में हमारी वजह से बैठा, मेरठ में तुमने दंगा कराया, मैं वहां था, मैं कोशिश कर रहा था वो दंगा ना हो, मेरे जैसे सैकड़ों लोग थे, हम फेल हो गए, नहीं रोक पाए, दंगा हो गया। दूसरे दिन अखबारों में हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं आया, अखबारों में खबर छपवाई गई जाट और मुसलमान का दंगा। 2014 के चुनाव में 100 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ उस दंगे की वजह से। हमारा इस्तेमाल मुजफ्फरनगर में किया दिल्ली की गद्दी के लिए, और हरियाणा में हमें फूटा ठोकने के लिए 35 सीट कराया। ये भी मैंने उस दिन कहा उसको, अमित शाह को, मैंने कहा हरियाणा में अगर जाट सीएम नहीं बनेगा तो आसाम में बनेगा। खट्टर बहुत बढ़िया आदमी है, उसको राष्ट्रपति बनाओ देश का। हमारे सर पे क्यों बैठा रखा? क्योंकि तुम एंटी जाट की राजनीति करते हो, ये तुम्हारी रणनीति। ये बातें खुले मन से हुई, कहा उसे लटका रहे जानबूझ के। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस था 2014 में, जब हमने मीटिंग की, सोनिया से हमारी बात हो चुकी थी 2013 में, क्या आरक्षण दूंगी, आंदोलन करो। हमने 2014 में मीटिंग की, 13 की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा जी, अजीत सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर, तीनों दिग्गज ये अपने अपने प्रदेशों में वहां बैठे थे। फायदा हो रखा था वो, जब 14 का चुनाव नजदीक आया और आखिर तक हमारा आरक्षण नहीं हुआ, तो भूपेंद्र हुड्डा जी और अजीत सिंह जी अपना इस्तीफा लेके गए कि हमारा इस्तीफा है, हम अपनी बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। हमने वायदा किया आप आरक्षण करें। आखिरी कैबिनेट की बैठक में 2 अप्रैल को आरक्षण हुआ। हमने इसको 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन करा। ये धर्मवीर हम साथ थे, सारी टीम, गजट में उसका निकाल के हमने गवर्नमेंट प्रेस में नारायणा जाके उसको प्रिंटिंग में दिया। जब हम बैठे थे ऐसे, वो आरक्षण हो गया। 2014 का जो दाखिला हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में, 22,000 जाट के बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी के माध्यम से दाखिला हुआ था उस समय। 22,000 अकेली दिल्ली में, देश की बात अलग। इनको वो बर्दाश्त नहीं था, जिनको एंटी जाट की राजनीति कर रहे थे। इन्होंने वो मुकदमा कोर्ट में चैलेंज कराया उसे। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कमी, ये अपने आप में पूरा, चीफ जस्टिस ने एडमिट कर लिया उसे, बोला सुन लेते हैं, बाकी कमी नहीं। वो रिटायर हो गया। ये हमारा एक बेंच में गया, डबल बेंच थी, उस डबल बेंच में एक वो व्यक्ति जज लगाया गया जो हमारी मुखालिफ पार्टी का वकील था, जो हमारी मुखालिफ पार्टी का वकील था। उस आदमी ने हमको हराने के लिए अपने आप को तैयार कर रखा था, उसको सीधा जज लगाया। सुप्रीम कोर्ट में सीधा जज नहीं लगता, पहले हाई कोर्ट में लगता, कॉर्पोरेशन होकर सुप्रीम कोर्ट में आता। वो व्यक्ति सीधा जज लगाया गया और हमारा केस उसके सामने रखा गया। पहली तारीख पे हम खड़े थे वहां पे, तो बिना केस को देखे ही कहने लगा जाट कहां से पिछड़ा। तो हमको लग गया कि फैसला तो ये आ गया, सुनाई तो अब जो है खाना भूख दी है, फैसला तो इसने कर दिया। वही हुआ, उसमें कोई लॉजिक नहीं जो फैसला, और उसको
हमें उससे बाहर कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। और आज हम घूम रहे हैं। फरवरी 2015 में हम प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा सारे जाटन की थी, मैंने जाटों का अनुभव खाया, मैं वायदा करता हूं आपका आरक्षण आपको कानूनी तौर पे दिया जाएगा, जिसमें कोई कमी बेसी ना रहे, भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। ये 2015 की बात है।